नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप इस वैश्विक महामारी में स्वस्थ होंगे, अपने घर पर होंगे। तो फ्रेंड्स, डेट है आज की 14 मई 2021। स्वागत है आप सभी का सभी पाठशाला में। और 14 मई 2021 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के शासक लुई 13वां की मृत्यु कब हुई थी? हमने देखा फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उस समय जो फ्रांस के शासक थे वो कौन थे? लुई 16 थे। पर यहाँ बात की जा रही है हिस्ट्री ऑफ डे में देखेंगे तो लुई 13वां की मृत्यु कब की गई हुई थी? तो आज ही के दिन, मतलब यानी 14 मई 1643 में लुई 13 की मृत्यु हो गई थी। तो हिस्ट्री ऑफ डे में आज देखेंगे कि 14 मई 1643 में लुई 13 की मृत्यु हो गई थी। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाल ही में ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ग्रीन ऊर्जा अवार्ड जो है देश के अंदर में ऐसी ऊर्जा जो हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करती है या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहन देने के लिए ये सरकार ने इस अवार्ड को शुरू किया था, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। तो अभी रिसेंट में IREDA, तो IREDA के द्वारा को ही इस बार ये ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है। क्या ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो है IREDA, इसी को ही ग्रीन ऊर्जा अवार्ड सब मिला है। और ये काम किस पे करती है? रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काम करती है। और ये दिस अवार्ड देती कौन है? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के द्वारा इसे अवार्ड दिया जाता है। तो ये IREDA इस बार जो है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड को प्राप्त किया है। उद्देश्य यही होता है कि जो नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी है, जिसमें हम कहते हैं कि परंपरागत जो ऊर्जा है उसको कम से कम करके और जो अपरंपरागत एक है रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात की जाती है इसमें। और ऐसी एनर्जी जो है आज की डेट में गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम जो है ऊर्जा के परंपरागत नहीं अपरंपरागत साधन, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी, जिससे हम ऐसी एनर्जी कोई ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है, उससे हम पूरी तरह से आश्रित हो जाएं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाल ही में चर्चित हक्की पिक्की जनजाति समूह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो हक्की पिक्की जो जनजाति समूह है वो भारत के कर्नाटका जो राज्य है दक्षिण भारत का, उससे संबंधित है। ये है इतना क्यों न्यूज़ में आया? क्योंकि ये कोविड-19 सर्वाइवर है। हक्की पिक्की ट्राइब जो है कर्नाटका के, तो विंस बैटल अगेंस्ट द वायरस। तो कोविड के प्रभाव से बचने के लिए फिर उनसे लड़ने में के लिए ये जो हक्की पिक्की जो ट्राइबल्स हैं वो सक्षम हुए। और ये कर्नाटक राज्य से संबंध रखते हैं, इसलिए न्यूज़ अपडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड तरफ। हाल ही में अमेरिका द्वारा किस कंपनी को काली सूची से बाहर करने का फैसला लिया गया है? तो जो अभी जो बाइडन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप जो थे अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्हीं के द्वारा स्वामी कंपनी जो है उसको ब्लैकलिस्ट में ऐड किया गया था। बट अभी रिसेंट अपडेट ये आया था कि US विल रिमूव स्वामी फ्रॉम ब्लैकलिस्ट रिवर्सिंग जैब बाई द ट्रंप। तो ये अपडेट था रिसेंट का। जो स्वामी कंपनी है वो चाइनीज़ कंपनी है, तो उसी को ब्लैकलिस्ट से भी हटाया, रिमूव किया गया है USA के द्वारा। चलते हैं अब नेक्स्ट तरफ। हाल ही में इंदु जैन की मृत्यु हो गई, वह कौन थी? इंदु जैन। तो इंदु जैन जिनकी मृत्यु हुई है वो अभी रिसेंट अपडेट मिला है। ये ना तो गायिका थी, ना इतिहासकार और ना ही लेखिका। ये कौन थी? ये थी टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी इंदु जैन, जो भी रिसेंट में ये पास ओवर हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई है इंदु जैन की। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाल ही में PM केयर फंड्स के द्वारा किस संगठन से 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम खरीदने की मंजूरी दी गई है? तो ये न्यूली अपडेट है फ्रेंड्स कि DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा PM केयर फंड से सरकार 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम खरीदने की मंजूरी दी है सरकार ने। तो अभी रिसेंट अपडेट यही आया था। गवर्नमेंट अप्रूव प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ 150,000 यूनिट्स ऑफ DRDO ऑक्सी केयर सिस्टम्स। तो ये न्यूली अपडेट था फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे क्या? ऑफ्थोमोप्लोजिया
ऑफ्थो ऑफ्थल्मोप्लेजिया जो बीमारी है फ्रेंड्स, शरीर में किस भाग को प्रभावित करती है? तो ऑफ्थल्मोप्लेजिया जो है वो शरीर के आँखों को प्रभावित करती है। ये है क्या, अभी रिसेंट में बहुत से ऐसे लोग हो रहे हैं जो कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन के बाद जो है उनके जो वो इस कोरोना वैश्विक महामारी से या कोरोना से जो बच के निकल चुके हैं, जो सही हो रहे हैं, उनमें एक चीज़ देखा गया ब्लैक फंगस का, मतलब काली जो कवक है उसका एक जो देखा गया विवाद। तो उसे इसमें क्या है कि जो ये ज़्यादातर आँखों को प्रभावित करता है, और आँखों में जो बीमारी जो है वो क्या करती है कि आँखों को क्या कर देती है, पैरालाइज कर देती है। जो बीमारी है ऑफ्थल्मोप्लेजिया, ये आँखों को पैरालाइज कर देती है, मूवमेंट करना बंद कर देती है। तो ऐसा रिसेंट में निकल के आता है कि जो बीमारी है मिक्रोमाइकोसिस, इसी बीमारी के द्वारा जो कि ब्लैक फंगस से फैल रहा है, इसी बीमारी के द्वारा जो है ये जो आँखों का जो हिलना बंद हो जा रहा है, और कहीं से कहीं जो लोग हैं अंधे भी हो जा रहे हैं। तो ये रिसेंट अपडेट था फ्रेंड्स। चलते हैं अब नेक्स्ट साइड तरफ। हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर एथनॉल मिश्रण कितने फीसदी पर पहुंचा? तो अपडेट ये है कि रिसेंट में जो गवर्नमेंट ने डेटा निकाला था 2025 तक का, इनका उद्देश्य था कि हम 20% का तक जो है अपने फ्यूल के अंदर में हम एथनॉल यूज़ करेंगे। एथनॉल क्या होता है, जो गन्ने की खेती होती है, जो गन्ने से गला कर बनाया जाता है एथनॉल, और ये ईंधन के रूप में ग्रीन जो ईंधन है उनके रूप में यूज़ किया जाता है एथनॉल को। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, राष्ट्रीय स्तर पर 7.8%, मतलब कि 7.775 जो प्रतिशत है, इस मात्रा तक पेट्रोल के अंदर में एथनॉल की जो मिश्रण करने की बात सामने आई थी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड तरफ। हाल ही में वी चंद्रशेखर की मृत्यु हो गई, वे किस खेल से संबंध रखते थे? तो वी चंद्रशेखर जो हैं वो टेबल टेनिस के प्लेयर थे, जिनकी रिसेंट में मृत्यु हो गई है। तो अभी न्यूज़ आया था कि टेबल टेनिस प्लेयर वी चंद्रशेखर डाइज, और ये किससे मरे? कोविड-19 के कारण जो केसेस बढ़ रहे थे, इससे इनकी मृत्यु हुई है। और ये जो टेबल टेनिस के प्लेयर थे ये वी चंद्रशेखर। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाल ही में रक्षा सहयोग बढ़ाए जाने के लिए भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता करी है? अब द्विपक्षीय वार्ता होती है, दो देशों के मध्य में होती है द्विपक्षीय वार्ता, और ये जो है भारत ने अभी रिसेंट में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए अमेरिका से वार्तालाप करी है। जो अमेरिका के चीफ हैं और जो इंडियन चीफ हैं, इन्हीं के बीच में बात हुई है। तो अमेरिकन इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? नरावने स्पीक टू यूएस चीफ, जो है आर्मी चीफ है, उनसे बात करिए डिफेंस कॉपरेशन को लेकर के। तो ये न्यूली अपडेट था, एक आईआर का पोर्शन बन सकता है ये। चलते हैं छिटपुट में आज के। तो अभी फ्रेंड्स न्यू अपडेट ये आया था कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम जो होने वाला था, यूपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाला था 27 जून की डेट थी इसकी, यूपीएससी की। ये एग्ज़ाम जो है पूरे देश में होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है ये। तो ये जो एग्ज़ाम है यूपीएससी का, वो 27 जून को होना था, वो अब क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया है। कब के लिए? 10 अक्टूबर तक के लिए हो गया। क्यों? केसेस बढ़ रहे हैं कोविड-19 के। लास्ट ईयर में यही था कि 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था। तो फ्रेंड्स केसेस इतने बढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट को फैसला लेना पड़ा, और यूपीएससी जो है उसकी डेट आगे बढ़ गई है। अभी यूपीपीसीएस जो है उसका अपडेट ये आया था कि जो 13 जून को एग्ज़ाम होने वाला था यूपीपीसीएस का, उसकी डेट भी आगे बढ़ा दी गई है, पोस्टपोन कर दिया गया है, मगर डेट अभी जारी नहीं किया गया है। चलते फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। विशेष एक में देखेंगे 2021 के पहले चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी है। तौकते नाम का ये जो तूफ़ान है, और इस तूफ़ान का नाम जो है तौकते है, ये अरब सागर क्षेत्र में फैला है, और ये तौकते नाम जो है इसे म्यांमार ने दिया है। तो कोरोना से मची महामारी के बीच एक और आफत देश का इंतजार कर रही है। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में अरब सागर में चक्रवात का पूर्वानुमान जताया गया है। संभावना है कि ये चक्रवाती तूफान 17 से 18 मई को गुजरात में तबाही मचा सकता है। इसके बन जाने के बाद चक्रवात का नाम तौकते रखा जाएगा। इसका अर्थ है अत्यधिक आवाज़ वाली छिपकली, जो कि म्यांमार की ओर दिया गया नाम है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट स्लाइड तरफ। आज के विशेष दो में देखेंगे आर्थिक संकट झेल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए हो कम्युनिटी किचन। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया कि कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की जाए, ताकि जो लोग जो अलग अलग स्टेट से आते हैं इन क्षेत्रों में, इन राज्यों के शहरों में काम करने के लिए,
उनके आर्थिक संकट से झेल रहे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको खाद्यान्न समस्या ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने में गुरुवार को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में आर्थिक संकट झेल रहे प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रवासी मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन खोलने का निर्देश दिया ताकि उन्हें और उनके परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हरियाणा सरकार का अहम फैसला, कोरोना वैक्सीन के लिए जारी होंगे ग्लोबल टेंडर। तो अभी रिसेंट हमने अपडेट देखा था कि पहले यूपी ने फर्स्ट जो है यूपी ने ग्लोबल टेंडर की बात करी थी, फिर दिल्ली हमने देखा कल के न्यूज़ में, कर्नाटका, तेलंगाना, ये जो कुछ क्षेत्र थे इन्होंने ग्लोबल टेंडर को लेकर बात आगे बढ़ाई थी। और अभी रिसेंट ये अपडेट आ रहा है कि जो हरियाणा सरकार है वो क्या कह रही है कि कोविड-19 केस बढ़ने के कारण उन्होंने क्या किया, ग्लोबल टेंडर जारी करने की बात करी। तो देश में जहां एक तरफ कोरोना वायरस से तबाही मचा रखी है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन की कमी भी परेशानी की वजह बनी है। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा फैसला लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए वैश्विक निविदाएं मतलब ग्लोबल टेंडर जारी करेगी ताकि राज्य के 18 प्लस के वर्ष के नागरिकों को जल्द से जल्द टीकाकरण किया जा सके। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे जो स्टेट जो है ग्लोबल टेंडर्स पास करने की बात कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कोविड वैक्सीन की जो मात्रा है वो देश के अंदर कम है, जिसके कारण क्या है कि बहुत से लोग कोविड जो वैक्सीन है वो लग नहीं पा रही है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट तरफ। नेपाल में सरकार के गठन के लिए बहुमत जुटाने में नाकाम रही विपक्ष, ओली फिर बने प्रधानमंत्री। तो अभी कुछ दिन पहले हमने अपडेट देखा था कि जो केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री जो थे उनके जो विपक्ष पार्टी है उन्होंने जो अविश्वास मत जारी किया गया था, तो ओली साहब के विपक्ष जो है वो भी बहुमत जुटाने में सक्षम नहीं रही, इसलिए फिर से ओली केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री चुना गया नेपाल का। नेपाल में विपक्षी दलों के अगली सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल करने में नाकाम रहने के बाद बृहस्पतिवार की रात को नेपाल की संसद में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में नेता के रूप में केपी शर्मा ओली फिर से देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। प्रतिनिधि सभा में महत्वपूर्ण विश्वास मत हारने के 3 दिन बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 69 वर्षीय CPN UML के अध्यक्ष ओली को मिस्टर ओली को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया। राष्ट्रपति कार्यकाल ने बृहस्पतिवार शाम एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति भंडारी नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 68 कोष्ठक 3 के अनुसार प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता के रूप में ओली को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स था एक अपडेट। चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाँ, उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू करने वाला देश का पहला और राज्य। ये ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम क्या था फ्रेंड्स की, ये अवेलेबिलिटी बताता था, इन्फॉर्मेशन देता था ऑक्सीजन की मात्रा को लेकर के, कहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी है कहाँ नहीं है। तो ये एक जो यूपी गवर्नमेंट की शुरुआत थी और यूपी पहला राज्य बना है जो कि ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू किया है इसने। तो ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से लागू किए गए मॉडल को केंद्र सरकार ने भी अपनाया। इसके बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अनिवार्य रूप में ऑक्सीजन कंटेनर स्टेकर और अन्य वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के आदेश दिए। इन टैंकर्स के GPS के माध्यम से उचित निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कोई डाइवर्जन या विलंब तो नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की दूसरी लहर से में ऑक्सीजन की उपयोगिता बढ़ाने पर तकनीकी का सहयोग लेने का आदेश दिया था, जिसके बाद अप्रैल के मध्य में CM योगी ने ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर यूपी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन भी किया। तो एक अच्छी पहल थी यूपी गवर्नमेंट द्वारा ऑक्सीजन को ट्रैकिंग करने के लिए। चलते फ्रेंड्स अब नेक्स्ट तरफ। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और ऐसे नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।